तो बच्चों, अपनी पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के बारे में बताया था। तो चलिए अब थोड़ा सा इसका फॉर्मेट डिस्कस हम कर लेते हैं। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट जैसा कि आपको पता है नॉमिनल अकाउंट होता है, इसीलिए बच्चों ये नॉमिनल अकाउंट्स के रूल पर ही रूल्स को फॉलो करके बनाया जाता है। डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड होती हैं इसमें। डेबिट साइड पे एक्सपेंडिचर्स को शो करते हैं और इनकम शो करते हैं हम क्रेडिट साइड पर। तो बच्चों, इसमें कौन कौन से आइटम्स आते हैं ज़रा उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, एक एक करके हम सारे के सारे ये इनकम्स और एक्सपेंडिचर डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले बच्चों इसमें लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन इनकम साइड पर। तो बच्चों, सब्सक्रिप्शन आप जानते हैं किसी भी एनपीओ के लिए सब्सक्रिप्शन एक इनकम होता है और वो इनकम जो है वो इनकम केवल इसी साल की चाहिए हमको। करंट ईयर की ही इनकम, करंट ईयर का ही सब्सक्रिप्शन हमको यहाँ पर शो करना होता है। और मेरे हिसाब से आपको ये पता है ऑलरेडी कि सब्सक्रिप्शन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ। अगला जो आइटम दे रखा है बच्चों वो है एंट्रेंस फ़ीस या एडमिशन फ़ीस। बच्चों, ये एंट्रेंस या एडमिशन फ़ीस हमें रिसीव होती है एनपीओ को, और ये एनपीओ के लिए एक नॉर्मल इनकम है, इसीलिए इसे इनकम साइड पे शो किया जाएगा बीइंग अ रेवेन्यू रिसिप्ट। इसके बाद में बच्चों जनरल डोनेशन ऐसी डोनेशंस जो किसी खास पर्पस के लिए ना दी जा कर के, जनरली हमको डोनेशन जब रिसीव होती है किसी एनपीओ में तो बच्चों उसे जनरल डोनेशन कहा जाता है और ऐसी जनरल डोनेशन को इनकम साइड पर शो किया जाता है। अब यहीं से क्वेश्चन उठता है कि सर कुछ अलग तरह की डोनेशन भी होती हैं? जी हाँ जी, स्पेसिफिक डोनेशंस भी होती हैं, और स्पेसिफिक डोनेशंस जो होती हैं बच्चों उनको हमें लायबिलिटी साइड पर बैलेंस शीट में शो करना होता है। तो बच्चों, लायबिलिटी साइड पे शो क्यों करना होता है? इसलिए शो करना होता है भाई क्योंकि ये हमारे लिए एक तरह का लायबिलिटी है और हमें उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पस पर ही वो खर्चा करना है। वो डोनेशन हमें मिली ज़रूर है लेकिन वो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए मिली है, तो उसी पर्पस पर क्योंकि खर्चा करना है इसीलिए हम उसे लायबिलिटी साइड शो करते हैं। देखिए बच्चों, अगला जो आइटम है वो है लेगेसी डोनेशन। बच्चों, लेगेसी का मतलब समझ लीजिए। लेगेसी का मतलब होता है अगर कोई आदमी जो मरते टाइम पर कुछ अपना टेस्टामेंट या अपनी विल लिख करके चला जाता है, उस विल में से जो पैसा, जितना अमाउंट वो किसी एनपीओ को डोनेट करता है वो लेगेसी कहलाता है बच्चों। अब ये जो लेगेसी है बच्चों, इसका अगेन बिल्कुल वैसा ही नेचर है जैसा अभी हमने डोनेशन के बारे में बताया। अगर लेगेसी का नेचर जनरल है, जैसा कि क्वेश्चन में आपको स्पेसिफाइड होगा, अगर लेगेसी का नेचर जनरल है तो आपको उसे इनकम साइड शो करना है, और अगर लेगेसी कैपिटल नेचर की है तो बच्चों आपको उसे बैलेंस शीट में शो करना पड़ेगा लायबिलिटी साइड पर। इसके बाद में सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर बच्चों एक नॉर्मल इनकम है जो रेवेन्यू रिसिप्ट है हमारे लिए, क्योंकि ओल्ड न्यूज़पेपर हमारे लिए किसी काम के नहीं होते। और जैसा आप जानते हो, कोई ऐसी रिसिप्ट जिस रिसिप्ट के आने से ना तो हमारे कोई असेट कम हो और ना ही कोई लायबिलिटी इंक्रीज़ हो, ऐसी सारी जो रिसिप्ट्स होती हैं वो सारी की सारी रिसिप्ट्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं। और जैसा कि मैंने बताया था, हमें इस इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड पर केवल रेवेन्यू रिसिप्ट्स को ही लिखना है। सिमिलरली एक्सपेंडिचर साइड्स पर केवल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स ही आने हैं। ध्यान रखिएगा, कैपिटल रिसिप्ट्स जाएंगी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड और कैपिटल एक्सपेंडिचर जाएंगे असेट साइड। ठीक है ना बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। रेंट। देखिए, रेंट इनकम साइड लिखा है। अगर किसी एनपीओ के द्वारा अपने बिल्डिंग का कुछ हिस्सा रेंट आउट कर दिया जाता है या लेट आउट कर दिया जाता है रेंट के लिए, तो वहाँ से जो रेंट रिसीव होगा वो एनपीओ के लिए बच्चों एक इनकम होगा, तो इसीलिए इसे इनकम साइड शो करना पड़ेगा। नेक्स्ट है बच्चों गेन या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट। जब भी हम कोई फिक्स्ड असेट बेचेंगे
तो जैसा आप जानते हैं फिक्स्ड असेट को बेचने से पहले उसको डेप लगा करके बुक वैल्यू निकालनी पड़ती है, और बुक वैल्यू को निकालने के बाद हम ये देखते हैं कि फ़िक्स्ड असेट को बेचने पर हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो बच्चों वो जो भी, अगर फिक्स्ड असेट को बेचने पर हमको प्रॉफिट हुआ तो केवल वो प्रॉफिट वाला पार्ट हमें यहाँ लिखना है, ध्यान रखिएगा। मान लीजिए 10,000 रुपये का बुक वैल्यू का फर्नीचर आपने 12,000 में बेचा, तो बुक वैल्यू थी 10,000, बेचा आपने 12,000 में, तो 2,000 का बेनिफिट हो गया। तो वो जो 2,000 का गेन है वो आप यहाँ पर शो करोगे। और एक और लास्ट में एक आइटम लिखा है सन्ड्री रिसीट्स। तो बेटा ये रिसिप्ट्स कुछ ऐसी रिसिप्ट्स हैं, इसके अलावा कुछ और आइटम कभी आपके पास आ जाए तो वो आइटम भी आपको यहाँ पर इनकम साइड लिख देना है। लेकिन आप इस कसौटी पर उसको देख लीजिएगा कि क्या वो रेवेन्यू रिसिप्ट है या वो कैपिटल रिसिप्ट है। अगर रेवेन्यू रिसिप्ट है तभी इनकम साइड आएगा, और क्या वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है या वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तभी वो एक्सपेंडिचर साइड आएगा। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में मैं आपको बता दूं, ऐसे सारे एक्सपेंडिचर जिन्हें करने से ना तो हमारे लिए कोई असेट क्रिएट होती है, ना ही कोई लायबिलिटी रिड्यूस होती है। ध्यान से सुने, ना तो कोई असेट क्रिएट होती है, ना तो कोई लायबिलिटी रिड्यूस होती है। जैसे आपने सैलरी पे करी, देखिए पहला आइटम एक्सपेंडिचर में सैलरी ही है। सैलरी को पे करने से हमारे ऊपर कोई लायबिलिटी, ना तो हमारी लायबिलिटी रिड्यूस हुई और ना ही कोई असेट क्रिएट हुई। बच्चों ये रेवेन्यू नेचर का हमारा एक्सपेंडिचर है, ठीक है। अगर हम यही पैसा खर्च करते, मान लीजिए मशीन ख़रीदने में, बिल्डिंग ख़रीदने में, तो पैसा ज़रूर जाता, लेकिन उसके बदले में हमारे पास कोई फ़िक्स्ड असेट आ जाती। तो या तो फ़िक्स्ड असेट आ जाए, या फिर मान लीजिए आपने इस पैसे का यूज़ किया और अपना लोन चुका दिया। तो बच्चों लोन तो चुक गया, आपके पास से पैसा गया, लोन कम हो गया। लोन मीन्स लायबिलिटी, लायबिलिटी कम होना या असेट का बढ़ना अगर किसी खर्चे की वजह से होता है तो वो खर्चा एक्सपेंडिचर, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है बच्चों। और ध्यान रखिएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो नहीं करने हैं, हमको केवल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को शो करना है। चलिए तो आइए एक्सपेंडिचर साइड को ज़रा एक बार पढ़ लेते हैं। बच्चों पहले सैलरी दिया गया है, तो मैं आपको बता चुका हूँ सैलरीज़ को कैसे, जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको कैसे डील किया जाता है, वो मैं आपको अपनी पिछली वीडियोज़ में सिखा चुका हूँ। केवल इसी साल का, करंट ईयर का ही एक्सपेंडिचर हमको लिखना है। सैलरी है, रेंट है, इंश्योरेंस प्रीमियम है, दे आर ऑल एक्सपेंडिचर्स। ऑडिट फीस, प्रिंटिंग स्टेशनरी, ऑनरेरियम, ये एक आइटम मैं डिस्कस करना चाह रहा था बच्चों। ऑनरेरियम का मतलब होता है, ऑनरेरियम एक ऐसा ग्रेटिट्यूड पेमेंट है जो हम किसी फेमस पर्सनैलिटी को करते हैं जब हम उसे अपने एनपीओ में बुलाते हैं फॉर गेस्ट लेक्चर और फॉर सम काइंड ऑफ स्पीच। जब वो हमारे यहाँ पर आकर के हमारे एनपीओ में किसी प्रोग्राम में आते हैं, तो कुछ अगर वो कोई बड़ा गेस्ट हमने बुलाया है अपने यहाँ पर किसी प्रोग्राम में, और मान लीजिए वो कोई बहुत बड़ा टीचर है, कोई बहुत बड़ा प्रीचर है, या कोई बहुत बड़ा ओरेटर है, तो उन्होंने आकर कोई स्पीच दिया। अब वो हमसे पैसे तो मांगेंगे नहीं, या हो सकता है पैसे डिमांड भी करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स फॉर द ग्रेटिट्यूड सिंबल कुछ अमाउंट उनको दे दिया जाता है, क्योंकि अगर वो यही लेक्चर डिलीवर करते किसी और जगह पर प्रोफेशनली तो उनको पैसे मिलते। तो हम उनको उतना पैसा तो नहीं दे सकते, हमारी तो भाई हमारा तो एनपीओ है, तो वो जो पैसा ना दे करके हम उनकी फ़ीस नहीं दे रहे हैं, हम केवल अपना सम्मान, उनका सम्मान प्रकट करने के लिए उनको कुछ अमाउंट दे रहे हैं बच्चों, उसे ऑनरेरियम कहा जाता है। लेकिन एनपीओ के लिए ये खर्चा ही है, तो इसलिए इसको एक्सपेंडिचर साइड रखा जाएगा बच्चों। इसके अलावा सब नॉर्मल एक्सपेंसेस हैं, जैसे टेलीफोन एक्सपेंसेस, रिपेयर एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन। आप जानते हैं डेप्रिसिएशन इज़ अ लॉस टू द फर्म, तो भाई ये भी डेबिट साइड आ जाएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, मैंने बताया आपको किसी फिक्स्ड असेट्स को बेचने पर अगर हमें लॉस हो रहा है तो वो भी हमारे लिए इधर एक्सपेंडिचर साइड ही शो करना है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट आइटम स्पोर्ट्स मटेरियल यूज्ड। ये ज़रूरी नहीं है कि स्पोर्ट्स मटेरियल हो, कोई भी मटेरियल हो सकता है बच्चों, स्टेशनरी हो सकती है, और मटेरियल कंज्यूम्ड के नाम से आ सकता है, या मेडिसिन्स के नाम से आ सकता है। और इसे मटेरियल कंज्यूम्ड वाला, मटेरियल यूज्ड वाला जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको वो भी पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद बच्चों इन दोनों साइड्स को हम टैली करते हैं, दोनों साइड्स को देखते हैं मिलाकर कौन सी साइड ज़्यादा आती है। अगर इनकम साइड ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर कम रह गए तो ये अच्छा है हमारे लिए,
इनकम साइड का टोटल दोनों साइड लिख करके उसमें से एक्सपेंडिचर साइड का टोटल माइनस करते हैं। जो बैलेंसिंग फिगर आती है उसे बोलते हैं बच्चों सरप्लस। जैसा आप जानते हैं बैलेंस को हमेशा कम वाली साइड पर ही रखा जाता है, टू सरप्लस एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर केस उल्टा होता, मान लो एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और इनकम कम है, तो भाई दोनों साइड एक्सपेंडिचर साइड का बैलेंस लिख कर, एक्सपेंडिचर साइड का टोटल लिख करके और उसमें से इनकम साइड को माइनस करते और जो बैलेंसिंग फिगर आती है बच्चों वो हम लिखते हैं डेफिसिट। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे थे पिछले साल तक, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में क्या निकाला करते थे, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। जो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड को टोटल करें और उसमें से डेबिट साइड को माइनस करें, जो आंसर आता था उसे हम एनपी के नाम से जानते थे, नेट प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पर बच्चों हम इसे सरप्लस कह रहे हैं, नेट प्रॉफिट नहीं कह रहे। क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि बच्चों वो प्रॉफिट इसलिए था क्योंकि हम पिछली बार बिजनेस कर रहे थे और हम क्या पढ़ रहे हैं फ़िलहाल, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसीलिए बच्चों वो जो टर्म है ना प्रॉफिट, वो प्रॉफिट हमें इसमें यूज़ नहीं करना है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं तब आपको ये और ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। चलिए बच्चों, तो बच्चों मैंने ये क्वेश्चन लिया है आपकी टेक्स्ट बुक से, क्वेश्चन नंबर 40। ये इस टॉपिक का पहला ही क्वेश्चन है, तो मैंने इसको ही समझाने के लिए आपको ले लिया है। देखिए इसमें हमको एक बोला गया है, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 फ्रॉम द फॉलोइंग। अब देखिए हमको एक रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट दे रखा है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। बच्चों डेबिट साइड रिसीप्ट और क्रेडिट साइड पेमेंट साइड दे रखी हैं और कुछ आइटम्स दे रखे हैं, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये ओपनिंग कैश बैलेंस है 180, सब्सक्रिप्शन ये 9 लाख, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 2 लाख। अब देखिए क्या अंतर होता है, वो जो मैं आपको एक बात बता रहा था कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या डिफरेंस है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपने असेट, आपने इन्वेस्टमेंट बेचा, इन्वेस्टमेंट को बेच करके पैसा आया होगा। अब आपको किस तरीके से सोचना पड़ेगा समझिए ज़रा। इन्वेस्टमेंट को बेचकर पैसा ज़रूर आया होगा और पैसा आया तो इनकम हुई होगी, तो भाई इनकम साइड में लिखना चाहिए। गलत। कब लिखेंगे इनकम में? इनकम साइड में जब वो हमारे लिए रेवेन्यू इनकम होगी। अरे भैया आपने इन्वेस्टमेंट बेचा है, आपकी असेट कम हुई है, ठीक है, तो ये उस पर्टिकुलर असेट अकाउंट में जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ? तो भाई ये जो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के बेचे जाने से आपकी असेट कम हो रही है, इस वजह से बच्चों ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आने वाला आइटम नहीं है। सेम इज़ द केस विथ सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। देखिए नीचे बुक वैल्यू दे रखा है 40,000 और आपका वो फर्नीचर बेचा गया 30,000 में। थोड़ा दिमाग लगाइए, 40,000 किसी फर्नीचर की बुक वैल्यू है। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा याद दिला दूँ मैं आपको, रिमाइंड कराऊँ। बुक वैल्यू का मतलब होता है कॉस्ट माइनस डेप। तो यानी जिस दिन हमने उस फर्नीचर को बेचा उसकी कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद बुक वैल्यू बची 40,000 और वो 40,000 रुपये का फर्नीचर जब था तब हमने उसे 30 में बेचा। तो भाई क्या हुआ, फ़ायदा नुकसान? ऑब्वियसली सर लॉस होगा, 10,000 का लॉस हो गया। चलिए डोनेशन, अब इस डोनेशन के बारे में ये बताइए आगे क्या लिखा हुआ है। डोनेशन मतलब ये डोनेशन कुछ बताया गया किस पर्पज़ से मिली है? कुछ भी मेंशन नहीं है सर। जब कुछ भी मेंशन नहीं है तो वी आर गोइंग टू अज्यूम इट लाइक अ जनरल डोनेशन। आ रहा है समझ में? जनरल डोनेशन मान लिया जाएगा इसको। अच्छा ठीक है सर, अब आगे देखिए पेमेंट साइड पे आइए। सैलरीज दे रखी हैं आपको 4,80,000 की, रेंट दे रखा है 50,000 का, स्टेशनरी दे रखी है 20,000 की। ऑल दीज आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। अच्छा क्यों सर? ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और अगला क्या है? डिफेंस बॉन्ड्स। डिफेंस बॉन्ड्स आपने खरीदे 3 लाख रुपए के, भाई साहब ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। फर्नीचर आपने खरीदा 2 लाख रुपए का, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। और बाइसिकल आपने खरीदी, ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए भाई कि ये तीनों ही आपकी फिक्स्ड एसेट हैं। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, जब कोई खर्चा करने से कोई असेट क्रिएट हो जाए या लायबिलिटी कम हो जाए तो ऐसा खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, ना कि रेवेन्यू। और हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखने वाले हैं।
और लास्ट आइटम था बैलेंस कैरीड डाउन यानी कैश का क्लोजिंग बैलेंस 2,40,000। तो बच्चों इस तरह से हमने ये पूरा रीड तो कर लिया है। अब देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये मैंने इसे सॉल्व करने की कोशिश की है। देखिए ये हमने इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया 31 मार्च 2020 के दिन। देखिए जैसा हमको क्वेश्चन में दे रखा है भाई सब्सक्रिप्शन, मैंने इनकम साइड में जो मैं आइटम लिखूँगा, एक बात का ध्यान रखिएगा, इनकम साइड में जो आइटम आएंगे वो सारे के सारे रिसिप्ट से ही आएंगे। तो हमको सिर्फ ये देखना होता है कि इस रिसिप्ट में से हमारे मतलब का इनकम साइड पर लिखने वाला यानी कैपिटल रिसिप्ट्स कौन सी हैं। देखिए पहला फिगर आउट किया हमने सब्सक्रिप्शंस 9 लाख, वो हमने यहाँ पर क्रेडिट साइड पहला आइटम, इनकम साइड पहला आइटम डाल दिया। इसके बाद बच्चों ना तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आ सकता, ना तो सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर आ सकता, क्योंकि दोनों में ही एसेट बेची गई है। अगला आइटम है डोनेशन, और क्योंकि डोनेशन का पर्पज़ स्पेसिफाइड नहीं है तो बच्चों हम इसे ये मानेंगे कि ये जनरल डोनेशन है और इसको हम अपनी रेवेन्यू इनकम मानते हुए इसे यहाँ पर इनकम साइड शो कर देंगे। क्लियर है बच्चों। इसके अलावा कोई और आइटम इनकम साइड पर दे नहीं रखा। अब जरा इधर आ जाइए, पेमेंट साइड पर मैंने कहा था सैलरी, रेंट और स्टेशनरी तीनों ही हमारे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं। तो ज़रा ध्यान से देखिए, मैंने लिख लिया है एक्सपेंडिचर साइड सैलरीज, रेंट और स्टेशनरी। इसके बाद बच्चों मैंने एक आइटम और लिखा है लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। जो फर्नीचर हमने बेचा, क्वेश्चन में देखें जिसकी बुक वैल्यू थी 40,000 और हमने उसे बेचा 30,000 में, तो भाई 40 का माल 30 में बेचा, 10,000 का लॉस हो गया ना। तो वो जो लॉस है वो भी हमें एक्सपेंडिचर साइड शो करना पड़ेगा। बस बच्चों यही आइटम है इसमें। अब हमको टोटल लगाना पड़ेगा। हमने टोटल लगाया तो क्रेडिट साइड यानी कि इनकम साइड ज़्यादा बैठ रही है, तो इनकम साइड 9,10,000 की बैठी, वो हमने दोनों साइड लिख दिया 9,10,000। और उसमें से बच्चों ये जो आइटम्स थे एक्सपेंडिचर साइड के 4,80,000, 50,000, 20,000 और 10,000, इनको माइनस किया तो बच्चों 3,50,000 हमारे पास आया सरप्लस। इस तरीके से बच्चों आपको क्वेश्चंस कुछ करके देखने हैं आगे वाले। आई होप आप क्वेश्चंस को हैं आराम से कर पाओगे। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है आप लोग कल की क्लास में पूछ सकते हैं या मेरे को कॉल करके भी पूछ सकते हैं। ओके बच्चों।